हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर नंबर 3। इस थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की होती हैं। इसमें आपको 4 टाइप्स का प्रोसेस बताया जाएगा, जो होगा आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे। इसका साथ ही साथ आपको पढ़ाया जाएगा साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के कितने टाइप्स होते हैं इसका बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो जो पहला टाइप्स होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, अगर बात किया जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोसेस है, अगर उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, ऐसा टाइप का प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब से, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। अगर कोई भी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरा स्टेट में ले जा रहे हैं तो उसमें अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही है, ऐसा टाइप का प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। जैसे अगर आपका पास में कोई भी एक स्टेट है जिसमें इस समय इसकी प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, आप इस स्टेट को, ये वाला सिस्टम को आप कहीं दूसरा सिस्टम में लेके जा रहे हैं, दूसरा स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में इसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T1 ही रहा। मतलब ये थ्रू आउट द प्रोसेस इस सिस्टम का टेम्परेचर T1 ही रहा। तो ऐसा टाइप का प्रोसेस को बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो लिख सकते हैं द सिस्टम इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट मतलब ऐसा टाइप का प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, ऐसा टाइप का प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। जिसमें क्या होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर 0 होना चाहिए और साथ ही साथ हर एक पॉइंट पे उसका टेम्परेचर का डिफरेंस क्या ही आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब डेल्टा T 0 होना ही चाहिए और साथ ही साथ dt भी 0 होना चाहिए। dt 0 का मतलब होता है हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या ही है, 0 है। ऐसा टाइप का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को मालूम होता है आइडियल गैस इक्वेशन, जो PV इक्वल टू क्या ही होती है, nRT होती है। PV इक्वल टू क्या होती है, nRT होती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल मान लीजिए कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल मान लीजिए 2 मोल है। मतलब अगर हम लोग मोल को कांस्टेंट कर दिए, R क्या होती है, गैस कांस्टेंट होती है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा। PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होती है, nRT होती है। अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट होती है और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PV इक्वल टू क्या ही हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और मान लीजिए लेट्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितना ही है, K है। तो देखिए, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट आ रहा है, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। अगर आप लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या ही हो जाएगा, कम हो जाएगा। तभी ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर को कम करेंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है। तो आपको मालूम होना चाहिए अगर PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसका ग्राफ क्या ही होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो अगर हम लोग इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। PV में इसका ग्राफ, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ ऐसा होता है।
अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आपको ऐसा याद रखना है। तो अगर आप याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो एक्सपेंड हो रही है, अगर वॉल्यूम कम होगी तो हो जाएगी कंप्रेशन। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम कम होती है तो कंप्रेशन होता है। तो आइए हम लोग कुछ ग्राफ बनाते हैं और आपको बताना है कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है या आइसोथर्मल कंप्रेशन है। जैसे अगर आपको ग्राफ दिया यहाँ में, अगर आपको ये ग्राफ दिया है, ठीक है, ये ग्राफ दिया है, तो आपको बताना है कि ये ग्राफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन है या आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो आप यहाँ में ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ में देखिए, बताइए वॉल्यूम बढ़ रही है। देखिए यहाँ में क्या हो रहा है, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, और आइसोथर्मल होगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब ये होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये किसका ग्राफ है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। यहां में देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर लगातार कम हो रही है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम लगातार कम हो रही है। ठीक है, बात क्लियर है। तो वॉल्यूम कम होती है मतलब कंप्रेशन होगा, तो ये क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे और बहुत सारा ग्राफ है, इसका बारे में हम लोग बात कर लें। तो अगर वीटी ग्राफ है, अगर आपको पीवी ग्राफ दिया जाए तो आप इसका बारे में क्या बताएंगे। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ है और आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो सबसे पहले पहला ग्राफ जो है उसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और यहाँ में देखिए प्रेशर बढ़ रही है, अगर प्रेशर बढ़ेगी तो बताइए, यहाँ में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कंप्रेशन होगा। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन का। अगर प्रेशर बढ़ रही है तो वॉल्यूम कम होगा। यहां में देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल होगा, और प्रेशर कम हो रही है मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो एक्सपेंशन होगा। तो ये होगा, ये ग्राफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है। यहां में देखिए पीवी वर्सेस वी का, तो आपको मालूम होता है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और आप लोग मालूम है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये ग्राफ में क्या पता चल रहा है, क्या वैल्यू कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट है। तो पीवी कांस्टेंट क्या होती है, अगर हम लोग बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पीवी का वैल्यू क्या ही आता है, कांस्टेंट है। इसका मतलब पीवी कांस्टेंट तभी हो सकता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो ये आइसोथर्मल है, पीवी कांस्टेंट कौन सा किस में होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में होती है, और ये वॉल्यूम लगातार कम हो रही है, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। और जो फोर्थ ग्राफ है यहाँ में क्या है, पीवी कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल होगा, अगर प्रेशर कम हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये अब हम लोग क्या पढ़े हैं, आइसोथर्मल किसको बोलते हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं, और आइसोथर्मल से रिलेटेड कितने सारे ग्राफ बन सकते हैं, इसका बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। एक आईआईटी का क्वेश्चन है, इसमें 3 आइसोथर्म्स दे दिया था और पूछा था कि इसका करेक्ट रिलेशन क्या होगा T1, T2, T3 में। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इसको नोट करते रहिए। तो हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन था आईआईटी का,
ये हम लोग का पीवी ग्राफ दिया था, ये पीवी ग्राफ है, और 3 आइसोथर्म्स दिया था। इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, इसका T3। तो आपको बताना है आइसोथर्म्स है, फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन होगा, ऐसा आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, जैसे T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T1, T3 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T2, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो ये आपका 4 रिलेशन है और 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। और ये क्या था, आइसोथर्म्स था। आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब ये प्रोसेस पे जो टेम्परेचर होगा वो T3 रहेगा, इस थर्म का जो टेम्परेचर है वो T2 ही रहेगा, और इस प्रोसेस का जो टेम्परेचर है वो क्या ही रहेगा, T1 रहेगा। तो T1, T2, T3 में करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान से देखेंगे, हम लोग को मालूम होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या ही होती है, PV इज इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू क्या होती है, nRT। तो अगर हम लोग किसी को, अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट मान लें, अगर मान लीजिए प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट मानते हैं, तो क्या यहाँ से नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। अगर वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसमें, देखिए इस ग्राफ में ये कट कर रहा है, तो इसका रिलेटेड जो वॉल्यूम होगा, मान लीजिए ये V1, इसका ये जो ग्राफ 1 है, इससे वॉल्यूम जो हम लोग का मिल रहा है वो इतना ही सारा वॉल्यूम मिल रहा है, और ग्राफ 2 को कट कर रहा है, तो यहाँ में जो वॉल्यूम होगी वो इतना सारा वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ग्राफ 1 को जो कट कर रही है, इससे जो वॉल्यूम निकल रही है वो वॉल्यूम बहुत ही कम है। अगर वो ग्राफ, ये वाली जो लाइन प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर एक वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये प्रेशर ग्राफ 2 को, मतलब ये इस, मतलब जो टेम्परेचर T2 है उसको इस पॉइंट में कट कर रही है, तो इससे रिलेटेड इसका वॉल्यूम V2 होगा। तो ग्राफ 2 के लिए जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा आएगा, V2 की वैल्यू ज़्यादा आएगा। और ये जो लाइन है वो थर्ड पॉइंट में कट कर रही है, इससे रिलेटेड यहाँ में नीचे ड्रॉ करेंगे, तो इसका वॉल्यूम जो आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका आएगा, मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो वॉल्यूम V3 का ज़्यादा आएगा, V2 का, उसका बाद V1 का। तो V3 का वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो किससे है, T3 से है। मतलब देखो इस पॉइंट में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आ रही है, तो उस कौन सा आइसोथर्म में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आ रही है, T3 का। तो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो T3 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो आप इसी में से किसी को मान सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब कि जिसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप एक लाइन ड्रॉ करो, तो ग्राफ 1 को, आइसोथर्म को इतना पॉइंट में कट कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम इतना ही है। ग्राफ 2 का वॉल्यूम देखिए इतना सारा है, मतलब V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा होगी। तो और ग्राफ 3 को इस पॉइंट में कट कर रहे हैं, तो ग्राफ 3 का जो वॉल्यूम होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो V3 का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या ही हो गया हम लोग का, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। कॉपी कर लीजिए। तो सेकेंड प्रोसेस जो होगा हम लोग का आइसोबारिक प्रोसेस होगा। देखिए आइसोबारिक प्रोसेस उसको बोलते हैं द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होती है, प्रेशर कांस्टेंट होती है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर जीरो होगी, और साथ ही साथ डीपी की हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर का जो चेंज आएगा उसका भी वैल्यू क्या ही होगा, जीरो होगा। तो आइए इसका हम लोग कुछ ग्राफ देखते हैं। हम लोग को मालूम होता है कि जो PV इक्वल टू nRT होती है आइडियल गैस इक्वेशन, और यहाँ में प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर, मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं VT का, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है। इसका ग्राफ कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन आती है।
इसको अगर हम लोग अच्छा से बनाएं तो ये VT का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन आएगा। मान लो इनिशियल तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा, तो VT का ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ में क्या हो रही है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये ग्राफ कैसा टाइप का ग्राफ है, मतलब ये कैसा टाइप का प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ में ऐसा लिखा है PT ग्राफ, आइसोबारिक प्रोसेस है इसमें। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ में, तो आप बताइए ये कौन सा ये इसमें क्या हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो ये एक्सपेंशन होगा, और ये प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोबारिक एक्सपेंशन। और यहाँ में ध्यान से देखिए प्रेशर लगातार क्या ही हो रही है, कम हो रही है। अगर बताइए प्रेशर कम हो रही है, मतलब यहाँ में क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम हो रही है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होती है और टेम्परेचर लगातार कम हो रही है। अगर टेम्परेचर कम होगी तो वॉल्यूम कम होगी, मतलब टेम्परेचर कम होगी तो वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो कंप्रेशन होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोबारिक कंप्रेशन। और इसमें क्या ही हो रही है, इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रही है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ग्राफ है आइसोबारिक एक्सपेंशन का है। तो ये जो प्रोसेस हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा टाइप का प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होती है। तो पहला प्रोसेस क्या था हम लोग का, आइसोथर्मल प्रोसेस था, दूसरा था आइसोबारिक प्रोसेस, और तीसरा जो होगा वो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस का बारे में। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, ऐसा टाइप का प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो थर्ड जो प्रोसेस है वो हम लोग का है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रोसेस में क्या ही कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और साथ ही साथ dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब हर एक पॉइंट पे जो वॉल्यूम का चेंज होगा वो हमेशा क्या ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ में ध्यान देखना है, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या ही होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है। PV इक्वल टू क्या होती है, nRT होती है। तो बताइए प्रेशर, वॉल्यूम, N मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। यहाँ में बोला जा रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और NR कांस्टेंट होता है। इसका मतलब प्रेशर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, टेम्परेचर होगी। मतलब प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हम लोग इसके लिए बात करें ग्राफ के लिए, मान लीजिए ये अगर हम लोग का ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, तो इसका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो यहाँ में ये ग्राफ कुछ ऐसा लिखा गया है, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ रही है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा है। तो देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो उसको बोलते हैं हीटिंग। क्या बोलते हैं, हीटिंग। अगर टेम्परेचर कम होती है तो इसको बोलते हैं कूलिंग। ठीक है, तो यहां में क्या हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रही है और ये कैसा टाइप का प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक हीटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक हीटिंग। ऐसा टाइप का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक हीटिंग। इसमें तो वॉल्यूम का कुछ लेना देना नहीं है, तो इसमें क्या ही हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो आइसोकोरिक हीटिंग हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें पीवी ग्राफ का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें पीवी ग्राफ का, तो पीवी ग्राफ में क्या ही होती है, ऐसा कुछ ग्राफ बना देगा और आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या ही होती है,
वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो देखिए यहाँ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर बात किया जाए ये वाला ग्राफ में, अगर यहाँ में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ रही है, अगर प्रेशर बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगी। तो ये क्या हो गई, आइसोकोरिक हीटिंग। क्या हो गई, आइसोकोरिक हीटिंग। और यहाँ में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रही है, प्रेशर कम हो रही है तो कूलिंग। तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक कूलिंग। तो ये हम लोग का था प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एक स्टेट से दूसरा स्टेट को अगर सिस्टम में ले जाते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा टाइप का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आप कॉपी कर लिए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। किसके बारे में बात करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग का बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ऐसा टाइप का प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। जो फोर्थ हम लोग का नंबर होता है वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो क्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या ही आ जाता है, 0 आ जाता है। एडियाबैटिक का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हीट रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब होता है हीट सिस्टम और सराउंडिंग का बीच में एक्सचेंज होता ही नहीं। हीट कैन नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका ये मतलब होता है हीट कैन नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग का बीच में हीट का एक्सचेंज होता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा टाइप का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस का जो हम लोग का इक्वेशन होता है वो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और यहाँ में जो गामा होती है वो पॉइजन्स रेशियो कहलाती है और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। और इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता है जैसा आइसोथर्मल प्रोसेस का होता है। ठीक है, तो आपको केवल अभी एडियाबैटिक प्रोसेस में इतना ही आपको मालूम होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या कहलाती है, जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, मतलब हीट सिस्टम और सराउंडिंग का बीच में एक्सचेंज नहीं होती है। और इसका जो इक्वेशन होती है वो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होती है। गामा को पॉइजन्स रेशियो बोला जाता है और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। और इसका ग्राफ आइसोथर्मल का जैसा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी ग्राफ अगर आपको ऐसा दिया है, जैसे ये PV, इसको आगे नेक्स्ट में समझाया ही जाएगा। तो देखिए ये भी आपको पता, अगर इसमें से दोनों में से पूछा जाएगा कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक है, तो याद रखिएगा आइसोथर्मल का ग्राफ हमेशा एडियाबैटिक से ज़्यादा होता है। तो ये पहला वाला ग्राफ जो होगा वो आइसोथर्मल का ग्राफ होगा और दूसरा वाला जो ग्राफ होगा वो एडियाबैटिक का ग्राफ होगा। आइसोथर्मल का ग्राफ एडियाबैटिक से हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जब आपको पॉइजन्स रेशियो बताया जाएगा उस समय। कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या जीरो होता है, साइक्लिक प्रोसेस को सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट जो होगा वो होगा साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है द प्रोसेस विच अंडरगोज, मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूं, द प्रोसेस विच अंडरगोज the series of changes, the process which undergoes the series of changes and ultimately comes back to initial position is known as cyclic process.
अगर आप लोग जहाँ से शुरू किए थे अगर वही उसी जगह में पहुँच गए और एक लूप बन रहा है, लूप का मतलब एक साइकिल बन रहा है, इसलिए ऐसा टाइप का प्रोसेस को बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है द प्रोसेस विच अंडरगोज द सीरीज ऑफ चेंजेस एंड अल्टीमेटली कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। अगर हम लोग का कोई भी दो ग्राफ है, जैसे अगर एक P है, अगर हम लोग PV ग्राफ बनाते हैं, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं A से गए B में, फिर B से गए C में, फिर C से गए D में, फिर D से A पहुँच गए, मतलब जहाँ से चले थे फिर एक वहीं में पहुँच गए और यहाँ में एक लूप बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है, इसलिए ऐसा टाइप का प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं PV, अगर आपने प्रोसेस को A पॉइंट से स्टार्ट किया और फिर आप चलते चलते A पॉइंट में पहुंच गए, तो ऐसा टाइप का प्रोसेस को बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई भी स्टेट फंक्शन होता है, अगर हम लोग का पास में स्टेट फंक्शन है, तो उस स्टेट फंक्शन का जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होती है वो 0 होती है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ f इज ए स्टेट फंक्शन, then for cyclic process cyclic integration of f is equal to 0। तो ये जो ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग का पास में f कोई भी स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या ही होता है, जो df की वैल्यू होती है, जो स्टेट फंक्शन का जो चेंज होता है, इसका जो df का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखिए, अगर हम लोग का पास में f कोई भी स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन का मतलब इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये एक स्टेट फंक्शन होती है। तो स्टेट फंक्शन होती है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल टू 0। मतलब कि df का मतलब ये होती है साइक्लिक इंटीग्रेशन, मतलब df का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल। इसका जो डिफरेंस होती है उसका वैल्यू हमेशा क्या ही होती है, 0 होती है। अगर इसका मतलब ये है, अगर आपका पास में कोई भी स्टेट फंक्शन है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन जो होती है वो 0 होती है। मतलब अगर हम लोग का पास में इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है तो डेल्टा U की वैल्यू 0 होगी फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अगर हम लोग का पास में इंटरनल एनर्जी कैसी होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है, तो इसका जो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U का वैल्यू हमेशा 0 होगा, डेल्टा H का वैल्यू हमेशा 0 होगा, डेल्टा G का वैल्यू हमेशा 0 होगा, डेल्टा S का वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर कोई भी हम लोग का पास में क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, तो उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन हमेशा क्या ही आता है, 0 आता है। हमेशा क्या ही आता है, 0 आता है। कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब रिवर्सिबल बोला जाएगा, कब प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए पहले कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग का पास में एक गैस है, एक कंटेनर है, इसका अंदर में गैस फिल किया गया है और ये जो कंटेनर है इसका ऊपर में एक पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन मूव कर सकता है और जो बाहर से प्रेशर लग रही है उसको हम लोग बोलते हैं पी एक्सटर्नल। जो बाहर का जो प्रेशर होता है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है, उसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल। और इसका अंदर में क्या है, गैस है, तो गैस भी कुछ प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को बोलते हैं पी इंटरनल। मतलब अंदर की प्रेशर को बोलते हैं, जो गैस की वजह से होती है वो पी इंटरनल होती है और जो बाहर की जो प्रेशर होती है वो पी एक्सटर्नल होती है। तो इस पिस्टन को अगर हम लोग बात करें, इस पिस्टन को नीचे लाना है, तो इस पिस्टन को नीचे लाने का 2 तरीका है। इस पिस्टन को नीचे लाने का 2 तरीका है। जैसे ये आपका भी पिस्टन है
और इस पिस्टन का अंदर में गैस फिल किया गया है और ये जो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है और अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो इंटरनल प्रेशर लग रहा है। तो आपका पास दो कंडीशन है, एक तो प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल बोल देंगे और एक प्रोसेस को इरिवर्सिबल बोलेंगे। तो देखिए आप यहाँ में ध्यान से देखिए, ये जो पिस्टन है इस पिस्टन को मूव कराना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ में ये पिस्टन को लाना है। तो ये पिस्टन को लाने के लिए आपका पास बहुत सारा तरीका हो सकता है। आप ये कर सकते हैं कि ये पिस्टन को, ये जो एक्सटर्नल बाहर का जो प्रेशर है इसमें आपने क्या किया, एक सेंट का पार्टिकल, अब बाहर से गए, अब सेंट पार्टिकल को यहाँ में लाके थोड़ा डालते रहे। तो सेंट पार्टिकल को यहाँ में डालने से सेंट पार्टिकल थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा और इसका वजह से कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं P1। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, P1। आप जाएंगे बाहर से सेंट पार्टिकल लाएंगे और सेंट पार्टिकल को पिस्टन पे डालेंगे तो देखेंगे कि पिस्टन कुछ देरों का बाद, आप ऐसा 10 मतलब डालते रहेंगे तो देखेंगे कि 30 मिनट का बाद पिस्टन पे कुछ सेंट का पार्टिकल इकट्ठा हो गया है और उसका वजह से थोड़ा सा कुछ प्रेशर रहा होगा, जिसका वजह से ये पिस्टन थोड़ा देर का बाद ये नीचे आ जाएगा। फिर आप जाएंगे थोड़ा सा और सेंट का पार्टिकल डालेंगे तो पिस्टन फिर यहाँ में आके थोड़ा सा और नीचे की तरफ में आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये होता है कि ये पिस्टन को मूव कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, सेंट का पार्टिकल डाल सकते हैं, मतलब बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसमें थोड़ा सा और कुछ प्रेशर को मिलाएंगे। जैसे कि सेंट पार्टिकल आप डालते रहेंगे तो पिस्टन थोड़ा सा 1 घंटा के बाद नीचे आया, फिर वो पिस्टन रुक जाएगा। फिर आप बाहर से फिर सेंट पार्टिकल डालेंगे, पिस्टन फिर स्लोली मूव करेगा, फिर सेंट पार्टिकल डालेंगे, पिस्टन स्लोली मूव करेगा। मतलब इसको पिस्टन को यहाँ से यहाँ आने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो ऐसा टाइप का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, पिस्टन को मूव कराना है। कैसे मूव कराना है, स्लोली स्लोली मूव कराना है। मतलब ये मल्टीपल स्टेप में होती है। और यहाँ में क्या होता है कि एक बार पिस्टन यहाँ में रुका है, आपने सेंट पार्टिकल को डाला तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर पिस्टन उसी पोजीशन में रुक जाएगा। अगर आप सेंट पार्टिकल को फिर हटा देंगे तो पिस्टन फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में जा सकता है, पिस्टन अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर कर सकता है। ऐसा टाइप का प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होती है और इंटरनल प्रेशर होता है लगभग बराबर होता है। इसको हम लोग लिखते हैं P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस DP। और DP मतलब ये सेंट पार्टिकल का वजह से जो प्रेशर लग रही थी उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो लगभग 0 हो जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा टाइप का प्रोसेस होता है जहां में एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर होते हैं, जहां में एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर होते हैं। क्योंकि ये जो सेंट पार्टिकल है 10 पार्टिकल सेंट का डाला तो इसका वजह से जो प्रेशर होगा वो प्रेशर बहुत ही कम लग रहा होगा। अगर मान लीजिए अगर हम लोग बोलते हैं बाहर का 1 ATM प्रेशर है तो ये सेंट पार्टिकल का वजह से जो प्रेशर होगी वो कितनी होगी, 0.1 ATM। तो इसका वजह से जो बाहर का ओवरऑल प्रेशर रहा वो 1.1 होगा। समझ में आ गया, 1.0 मतलब अगर हम लोग का बाहर का प्रेशर 1 है और इसका प्रेशर को हम लोग मान लेते हैं 0.2 तो 1.2 प्रेशर रहा होगा बाहर का, और अंदर का प्रेशर को मान लेते हैं इंटरनल प्रेशर 1 ATM है। तो 1.2 और 1 में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो बाहर का प्रेशर होता है उसको निगलेक्ट कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही लेस होगी, मतलब वो 0 का करीब में होगा। ठीक है, तो मतलब आपने देखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ये पिस्टन को जब आप लोग मूव करा रहे थे, स्लोली मूव करा रहे थे, तो इस केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर थी और इंटरनल प्रेशर बराबर थी। लेकिन यही पिस्टन को मूव कराने का दूसरा तरीका हो सकता है कि आप ये पिस्टन में काफ़ी हार्ड ऑब्जेक्ट को रख दो, का एक ब्रिक जैसे एक ईंटा को आपने रख दिया, एक हार्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ में रख दिया। हार्ड ऑब्जेक्ट को जैसे ही यहाँ में रखेंगे ये पिस्टन डायरेक्ट जाके नीचे में रुक जाएगा। मतलब कि ये प्रोसेस जो है
फास्ट प्रोसेस है। मतलब यहाँ में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसका जो प्रेशर रहा होगा P1 वो कभी भी इसका कंपेयर में इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। मतलब अगर ये मान लो P1 का वजह से प्रेशर 2 atm है तो 2 atm की वैल्यू निगलेक्ट नहीं होगी। यहाँ में प्रेशर क्या था 0.1 था, तो मतलब बहुत ही स्मॉल था। इस केस में हम लोग इस प्रेशर को हम लोग क्या कर लेते, निगलेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ में क्या होती है, जब हम लोग का प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इसका जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा और ये पिस्टन को डायरेक्ट नीचे ले जाके रोक देगा। मतलब कि यहाँ में जो हम लोग का क्या होता है, ये जो पिस्टन होता है एक बार इनिशियल स्टेज में रुका हुआ होता है, एक बार हार्ड ऑब्जेक्ट को डालने का बाद से ये प्रेशर जाके फाइनल स्टेज में रुक जाती है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस होती है सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है और ये फर्स्ट प्रोसेस होती है और इसको कंप्लीट होने के लिए टाइम बहुत ही कम लगता है, फाइनाइट टाइम लगती है इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ में जो इक्विलिब्रियम होती है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में होती है। तो ऐसा टाइप का प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर नहीं होते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा होता है। समझ में आ गया, ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग पिस्टन को स्लोली मूव कराते हैं, स्लोली नीचे की तरफ में लेके आते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेंड का पार्टिकल डालते रहते हैं, जिसका वजह से यहाँ में जो पिस्टन होती है स्लोली मूव करती है। मतलब एक बार आपने सेंड पार्टिकल को डाला, पिस्टन थोड़ा सा नीचे आके फिर रुक गया, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर उस पिस्टन पे आप सेंड का पार्टिकल डालेंगे, पिस्टन फिर थोड़ा सा नीचे आएगा और रुक जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो पिस्टन होती है स्लोली मूव करती है। इसको कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल स्टेप लगते हैं और हर एक स्टेप में सिस्टम कहाँ में होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है। और ये इनफाइनाइट टाइम लगती है इसको कंप्लीट करने के लिए। और ये थ्योरेटिकल प्रोसेस होती है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो कैसी टाइप की प्रोसेस होती है, थ्योरेटिकल प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसका एक प्रेशर कांस्टेंट होता है और थ्रू आउट द प्रोसेस इसका प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होती है और इंटरनल प्रेशर बराबर नहीं होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर क्या ही होती है, बराबर होती है। तो इसमें जो क्या होता है हम लोग लिखते हैं, यहाँ में क्या होता है, जो P एक्सटर्नल होती है वो क्या होती है, P इंटरनल प्लस माइनस dP, और dP को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स, जो बाहर का वजह से जो प्रेशर लग रहा है। यहाँ में क्या होता है, यहाँ में इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो P एक्सटर्नल होती है वो होती है P इंटरनल प्लस माइनस dP। तो यहाँ में क्या होता है, dP जो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वेरी कंपेयर टू, इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है और इंटरनल प्रेशर बराबर होता है। लेकिन यहाँ में ड्राइविंग फोर्स जीरो नहीं होता है क्योंकि आपने एक हार्ड ऑब्जेक्ट को रखा था, इसका वजह से कुछ प्रेशर रहा होगा और ये पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस इसका प्रेशर कांस्टेंट रहा है, तो इसलिए ये dP की वैल्यू जीरो नहीं होती है। इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है और इंटरनल प्रेशर बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ में क्या समझे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए कितना समय लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो पहले आइए हम लोग इसका सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं। तो अभी हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस का बारे में बात कर रहे थे, इसी के बारे में यहाँ में लिखा गया है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए ये हम लोग का पिस्टन है, ये हम लोग का पिस्टन है और ये बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं P एक्सटर्नल, और अंदर से जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं P इंटरनल, और अंदर में क्या है, गैस है। तो यहाँ में हम लोग क्या करते हैं, सेंड का पार्टिकल डालते हैं। तो सेंड का पार्टिकल डालेंगे तो पिस्टन आपका फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर सेंड का पार्टिकल डालेंगे पिस्टन और नीचे आ गया। मतलब यहाँ में क्या होता है, पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर हमेशा हर एक स्टेज में क्या करती है, वेरी करती है। अगर आप लोग यहाँ में
सेंट पार्टिकल को डाले हैं, पिस्टन यहाँ में आ गया। अगर यहाँ से सेंट पार्टिकल को हटा देंगे, पिस्टन फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर लेती है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए, इफ ए प्रोसेस रिस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन और कंडीशन ऑफ द सिस्टम, देन प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। तो अगर आप लोग कोई भी कंडीशन लगा के अगर ये सेंट पार्टिकल को हटा लेंगे तो ये पिस्टन अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, इसको कंप्लीट करने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है, और यहाँ में एनर्जी का जो लॉस होता है वो बहुत ही कम होती है। और यहाँ में जो पी एक्सटर्नल होती है, मैं बता रहा था, जो पी एक्सटर्नल होती है वो पी इंटरनल प्लस डीपी होती है, प्लस माइनस डीपी होती है। और डीपी की वैल्यू को, डीपी को क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ में ड्राइविंग फोर्स क्या ही होती है, जीरो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर ड्राइविंग फोर्स जीरो हो जाएगी तो यहाँ में जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा और इंटरनल प्रेशर होगा आपस में बराबर होगा। और इंटरनल प्रेशर किसका वजह से हो रही है, प्रेशर ऑफ गैस का वजह से। अब प्रेशर क्या ही होती है, nRT डिवाइडेड बाई V, मतलब PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT से, PV इक्वल टू nRT से अगर आपको प्रेशर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, nRT बाई V। मतलब जो बाहर का प्रेशर होती है वो गैस का अंदर का प्रेशर का बराबर होती है। और यहाँ में ध्यान से देखेंगे, इन दिस प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द प्रोसेस। इस प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा कहाँ में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ऐसा टाइप का प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ में क्या होती है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ में हर एक स्टेज में प्रेशर वेरी करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ध्यान से देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या ही होगा। देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, अगर आप ये पिस्टन को, जैसे आप यहाँ में ध्यान से देखेंगे, जैसे हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या था, यहाँ में सिस्टम था, ये एक पिस्टन था, कंटेनर का अंदर में गैस फिल किया गया था, और यहाँ से जो बाहर से प्रेशर लग रही थी उसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं, पी एक्सटर्नल। बाहर से जो प्रेशर लग रही थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल। और जो अंदर का प्रेशर था उसको बोलते हैं पी इंटरनल। और आपने एक हार्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ में रख दिया, इसका वजह से जो बाहर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया। बाहर का प्रेशर जैसे ही ज़्यादा हुआ, ये पिस्टन को डायरेक्ट ले जाके अपने ये फाइनल पोजीशन में रोक देगा। मतलब ये जो होती है, यहाँ में जो होती है वो क्या होती है, इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस नहीं होती है, इट इज ए फास्ट प्रोसेस। यहाँ में कंप्लीट होने के लिए बहुत कम समय लगते हैं। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम्स, नहीं, इसमें कितने टाइम लगते हैं, फाइनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। यहाँ में लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज वेरी लेस, नहीं, यहाँ में लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज वेरी लेस नहीं होता है। यहाँ में क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी थोड़ा सा क्या ही होती है, ज़्यादा होती है। एनर्जी का लॉस ज़्यादा होने से जो पी एक्सटर्नल होती है, पी इंटरनल प्लस डीपी, और डीपी मतलब ड्राइविंग फोर्स, और यहाँ में ड्राइविंग फोर्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती है। अगर ये जीरो नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा और इंटरनल प्रेशर आपस में बराबर नहीं होगा। और यहाँ में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। देखिए, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इक्विलिब्रियम only at initial and final position। मतलब कि यहाँ में क्या होता है, जो पिस्टन है वो इनिशियल पोजीशन में इक्विलिब्रियम में होगा, और जैसे ही इस हार्ड ऑब्जेक्ट को रख दिए आपने, एक लोहे का बॉकेट को रख दिया यहाँ में, तो ये पिस्टन डायरेक्ट नीचे जाके रुक जाएगा, फिर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब कि यहाँ में इनिशियल और फाइनल पॉइंट में इक्विलिब्रियम में होती है। तो आपको समझने वाली बात ये है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर नहीं होते हैं हमेशा। देखिए, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यहाँ में ये ब्लॉक है, इसका प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो कहीं भी क्वेश्चन में लिखा होगा एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ लेना है कि ये प्रोसेस कैसा होगा,
इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब इसका प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये प्रोसेस कैसी होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। अगर हर एक स्टेप में प्रेशर वेरी कर रही है तो आप लोगों को समझ लेना है कि ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।